बैक टू द NCERT बाबा चैनल। स्वागत है आप सबका NCERT बाबा की एकदम न्यू सीरीज़ में, जहां पे आप हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले। और ये है आपका लेक्चर 1 और ये बिल्कुल एकदम बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और आप आराम से रिलैक्स होकर चिल होकर जहाँ पे भी हैं बैठ जाइए। और बस आपको ये नोट्स फ्री में मिल जाएंगे, आपको नोट भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इस नंबर पे मैसेज कर देना है, व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, अपना नाम बता करके मैसेज कर देना है। आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, आपको एक लिंक जाएगा और आपको PDF वहाँ आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। ये क्लास आप कहीं भी कर सकते हैं, बैठे सोते पीते खाते, एकदम जहाँ गाते वाते जो भी करना है, जहाँ भी हो, ट्रेन में हो, बस में हो, आराम से इस लेक्चर को अटेंड करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो कहता है कि औरंगजेब के आदेश से निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को दिल्ली में फांसी दी गई थी। आपको पता है औरंगजेब कौन था? औरंगजेब कौन था? मुग़ल बादशाह था, आपको पता है, ठीक है, मुग़ल बादशाह था। और इसके आदेश से इनमें से किस सिख गुरु को दिल्ली में फांसी दी गई थी? तो सही जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। अपने अपने सोचिए, दिमाग में कमेंट कर सकते हैं इसका आंसर। अगर नहीं आ रहा है आंसर तो सुन लीजिए, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर है, जो सिखों के 9th गुरु थे, 9वें गुरु थे। कौन थे? 9वें गुरु थे सिखों के। और इन्हें प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी हिंदी में कहें तो मानवता के रक्षक, मानवता के रक्षक, इन्हें मानवता के रक्षक भी कहते हैं, ठीक है। और इस सिखों को 9वें गुरु थे। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना हो और इनकी टीचिंग्स, इनकी जो भी शिक्षा थी, ये एक सिखों के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें आपको पढ़ने को मिल सकती है, अगर आपके पास समय हो तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके बारे में बताया गया है। फिलहाल 2 इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, वो सिखों के 9वें गुरु थे और इन्हें मानवता का रक्षक कहते थे, अंग्रेजी में प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। दिल्ली में फांसी दी गई थी औरंगजेब के आदेश से, ठीक है। पहला सवाल क्लियर होता है। आइए हम दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल कहता है कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक इनमें से किससे संबंधित है? आप में से बहुत लोग अगर इसका जवाब पता है तो अपना आंसर कीजिए, अगर नहीं पता है तो सुनिए। वो है बौद्ध धर्म। किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। आइए बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत भारत में लगभग 2600 साल पहले हुई थी, 2600 ईयर्स अगो। और इसकी शुरुआत करने वाले और कोई नहीं थे, सिद्धार्थ गौतम थे। कौन थे? सिद्धार्थ गौतम साहब ने इनका शुरुआत किया था, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ, सिद्धार्थ गौतम, ठीक है, जिन्हें आप महात्मा बुद्ध के नाम से जानते हैं। तो ये वही सिद्धार्थ गौतम थे, इन्होंने शुरुआत की थी, ठीक है। और इनका जो मेन लक्ष्य था वो था निवारण, महापरिनिवारण, मतलब भौतिक दुनिया को त्यागते हुए एक आध्यात्मिक दुनिया की तरफ कदम रखना और वहाँ पर इन सब चीज़ों को अटेंड करना, ये था उनका, ठीक है। इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट किताब, जो मतलब टेक्स्ट थे, जो किताबें थी, वो विनय पिटक थी, सूत पिटक थी, इन नामों को याद रखिएगा, अभिधम पिटक थी, ठीक है। हाँ, देखिए, विनय जो पिटक था इसमें मोनेस्टिक लाइफ, जैसे राजा के जीवन के बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ, मोनेस्टिक लाइफ के बारे में ज़्यादातर बताया गया था, ठीक है। और सूत पिटक में इन्होंने लगभग धर्म के बारे में, बुद्ध ने जो धर्म के बारे में शिक्षा दी थी, धर्म के बारे में उसमें बताया गया था। और अभिधम पिटका में ये एक फिलोसफिकल आइडिया था, मतलब उपदेश इसमें काफ़ी दिए गए हैं। आपको इन बातों का ध्यान में नहीं रखना है। आपका जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है विनय पिटक। सूत पिटक किससे है? तो वो बुद्ध धर्म से हैं। बुद्ध धर्म की शुरुआत 2600 साल पहले हुई थी। नींव डालने वाले व्यक्ति कौन थे? सिद्धार्थ गौतम। बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। अब आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा 20वीं सदी में साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल शुरू की गई थी? फटाफट से इसके जवाब दीजिए। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वेट कीजिए, अभी आपको जवाब दूंगा, तब तक आप लोग सोचिए, मैं वेट कर रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब आइए इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था 1888 में। ये भारत के तो बिल्कुल नहीं थे। इनका जन्म हुआ था मक्का में। कहाँ? मक्का मदीना जो है ना, वही इनका मक्का में जन्म हुआ था। ये सऊदी अरेबिया के थे। कहाँ के? ये सऊदी अरेबिया के थे। मक्का में इनका जन्म हुआ था 1888 में, ठीक है। ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाने जाते हैं कि इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की थी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी 1912 में, ठीक है, लगभग की बात है, 1912 ईस्वी में इन्होंने इस पत्रिका को शुरू की थी, ठीक है। 1912 में इन्होंने पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम था अल हिलाल। क्या नाम था? अल हिलाल पत्रिका 1912 में शुरू की थी। इस बात को भी याद रखिएगा। अल हिलाल पत्रिका कब शुरू हुई थी, कोई पूछे तो 1912 में, ठीक है। तो बस इनके बारे में इतनी जानकारी काफ़ी है। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, वो है चौथा। हाल ही खबरों में
रही ट्राम यात्रा घटना। देखिए, ट्राम यात्रा घटना के बारे में आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, तो इनमें से किस शहर से संबंधित है? तो इसका सही जवाब दीजिए फटाक से, जल्दी। अगर आप दे पा रहे हैं तो ठीक है, वरना इसका जवाब है वो कोलकाता। क्या है इसका सही जवाब? है कोलकाता। आइए इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं। देखिए, ट्राम यात्रा, पहले आपने देखा होगा अक्सर फोटोज़ में ट्रैम एक तरह की गाड़ी होती थी जो दिखती तो ट्रेन जैसी होती पर होती नहीं थी, एक वैन होती थी बड़ी सी जो रोड पे चलती थी, ठीक है, ये ट्रैम होती थी, ठीक है। इसे हम मूविंग ट्रैम कहते थे, ये चलती रहती थी। और सच बताए तो इसकी शुरुआत लगभग कोलकाता में हो गई थी 1996 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? हाँ, 1996 में एक उत्साही लोगों ने, जो लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना चाहते, आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने 1996 में कलकत्ता में इसको शुरू कर दिया था, ठीक है। और उस समय में कलकत्ता एक ऐसा शहर था जहाँ पर ये ट्रैम होती थी, ट्रैम चलती थी। और आपको जानकर ये हाल में भी इसलिए खबरों में, क्योंकि जब ये शुरू हुई थी तो उस टाइम पे 2 दर्जन से भी ज़्यादा, 2 डजन थी, ठीक है। अब घट करके ये कितनी हो गई है? ओनली 2। तो इसीलिए ये सुर्खियों में बढ़ रही है, आजकल खूब चल रही है, बढ़ रही है, क्योंकि पहले जो लगभग 24 हुआ करती थी, अब सिर्फ 2 होकर रह गई हैं, इसलिए सुर्खियों में है। कलकत्ता की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल भी अभी फ़िलहाल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस पर प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि आप अपने इस चीज़ को, अपने धरोहर को संभाल कर रखिए, क्योंकि जो चीज़ें एंशिएंट टाइम से मिलती आ रही हैं, उन चीज़ों का संभालना हमारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हाल ही में खबरों में ट्रम यात्रा घटना किससे संबंधित, तो याद रखिएगा किस शहर से, तो वो शहर है कोलकाता। और वो ट्रम जो चलता था वो 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में शुरुआत हो गई थी इसकी। तब 2 दर्जन थी उस समय, अब घट के कितनी हो गई है? मॉडर्न में लिख देता हूँ, अभी मॉडर्न टाइम में हो गई है 2, इसीलिए घटना में है, ठीक है। अगला सवाल है जो कि कहता है कि कभी कभी समाचार में आने वाली धनु यात्रा का संबंध किससे है और किस राज्य में से है? तो चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो इसका आंसर होगा, बता दूं? चलिए, इसका आंसर होगा उड़ीसा। आपने अक्सर जगन्नाथ यात्रा के बारे में तो जरूर सुनी होगी, ठीक है। जगन्नाथ यात्रा, इस मंदिर के बारे में बहुत सारी विख्यात बातें हैं, बहुत इसकी प्रचलित कथाएं हैं, आपने ज़रूर सुना होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको अभी दे देता हूँ। देखिए, जो जगन्नाथ हमारा टेम्पल है, जो स्थित कहाँ है? पुरी, उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है पुरी उड़ीसा में है। इसको बनाया गया था लगभग 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में। कब? 12वीं शताब्दी में। इनको बनाने वाले जो राजा थे उनका नाम क्या था? देखिए, उनका नाम था अनाथवर्मन चोड़ागंगा देवा, ठीक है। तो उनके बारे में है, मैं लिख देता हूँ उनका नाम, एक सेकंड। अनाथा, मेरे को भी स्पेलिंग नहीं याद आ रही, हाँ ठीक है, अनाथवर्मन, ठीक है। चोड़ागंगा, इनका नाम था अनाथवर्मन चोड़ागंगा देवा, ठीक है। वो राजा का नाम था और इन्होंने ये बनाया था आपका टेम्पल को। लेकिन सवाल है कि इन्हें हम धनु यात्रा के साथ क्यों जोड़ के देखते हैं, ठीक है। देखिए, धनु यात्रा को अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन थिएटर। अब ऐसा क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, हिंदी वाले घबराइए मत। देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन थिएटर क्यों कहते हैं? दुनिया की सबसे बड़ी ओपन सिनेमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आंखों देखी खुले आसमान के नीचे होती है और इतनी भीड़, इतने लोग कहीं नहीं उतरते, और ये जगन्नाथपुरी वाली जगह पे ही होती है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले ये जो अस्तित्व में कब आया था तो मैं बताता हूँ। उड़ीसा में एक जगह है, ठीक है, उड़ीसा में एक जगह है, इसका नाम है बारगढ़। क्या नाम है? हाँ, इसका नाम है बारगढ़। ये सबसे पहले वहीं पे सेलिब्रेट किया गया था, हाँ सबसे। और ये लगभग समय रहा होगा 1947 से 1948, 1 साल तक ये सेलिब्रेट किया गया था। ऐसा क्यों हुआ था ये सुनिए। देश आज़ाद हुआ था ना कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए, इसलिए ये उसी वर्ष से प्रत्येक वर्ष मनाया जाने लगा, ठीक है, धनु यात्रा। अब ये यात्रा क्या होती है? अब इसे धनु यात्रा क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली यात्रा है, वो यात्रा से लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी वर्ड यात्रा है, इसको अंग्रेजी में यात्रा लिखते हैं, जर्नी, ठीक है। आप समझते हैं यात्रा, वही जर्नी है ये। तो ऐसा ये होता क्या है यात्रा? इस यात्रा में होता ये है कि श्री कृष्ण भगवान जाते हैं, कहाँ जाते हैं? मथुरा जाते हैं, ठीक है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान को मथुरा जाते हुए दिखाया जाता है। तो और वहाँ पे कंस का नाश करने, तो ये जो मथुरा जाते हैं अपने श्री कृष्ण भगवान जो है वो मथुरा जाते हैं और वहाँ कंस का नाश करते हैं, ठीक है, कंस को मारते हैं। ये चीज़ को इसमें दिखाया गया है, हाँ यही होता है। और एक इसी के जैसा सेम फेस्टिवल है, मतलब जिसको हम जगन्नाथ यात्रा कहते हैं। और ये जो मेला है, जो ये यात्रा है, लगभग कितने दिन चलती है? 7 से 11 दिनों तक चलती रहती है, ठीक है, 7 to 11 डेज तक चलती है, हाँ
इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये इतनी बात है। तो अगर आपसे कोई और इसमें भी रथ पे लेके जाते हैं इनको, ठीक है, रथ पे, जैसे कि जगन्नाथपुरी में जो पूरा चलता है रथ वाला, वैसे इनको भी रथ पे लेके जाते हैं। और ये सब कुछ उड़ीसा शहर में हेल्ड होता है। तो धनु यात्रा किससे संबंधित है? श्री कृष्ण भगवान से, जो मथुरा जाते हैं कंस का वध करने रथ पे। और ये फेस्ट चलता है 7 से 11 दिन तक, और ये होता है बाड़गढ़ में। और कब से हो रहा है? 1947 से 48 देश आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस, तब से ये वार्षिक रूप में मनाया जाता है, ठीक है, इंडिपेंडेंस पे। हाँ ठीक है, ओके। तो ये 5 सवाल आपके कंप्लीट हो गए। अब जो है अगला कि जातक कथाएं, जिसको जातक टेल्स भी कहते हैं, कि जातक कथाओं की मूर्तियाँ किस में देखी जा सकती है? इनमें से निम्नलिखित आप स्थान बताइए। देखिए, तो जो जातक कथाएं हैं ना, वो गौतम बुद्ध के पिछले जीवन के बारे में बताती, याद रखिएगा, पिछले जन्मों के बारे में, जिसमें वो ह्यूमन भी थे, यानी इंसान भी थे, और साथ एनिमल भी थे, जानवर भी थे। अब पढ़िए कहानी तो समझ में आएगा। वो अपने आप को पिछले जन्म में जानवर भी मानते थे कि हाँ वो हम जानवर भी थे। तो जो जातक कथाएं हैं वो मतलब गौतम बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताया जाता है। इसका सबसे बड़ा, इसका जो सही आंसर होगा वो सांची स्तूप होगा। सबसे ज़्यादा इनके बारे में, और बुद्ध को तो सांची जो थी उनकी, इसको बनाने वाले महान सम्राट अशोक थे, जिन्होंने लगभग 3rd सेंचुरी में बनाई थी, आई थिंक। हाँ, तीसरी शताब्दी में बनाई थी इन्होंने, 3rd सेंचुरी में सांची को बनाया था। और इसे तो बुद्ध के घर की राख भी कहते थे। सांची स्तूप को कहते हैं बुद्ध के घर की राख, ऐसे जो बुद्धास हाउस, ठीक है, बुद्ध के घर की राख भी कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, बुद्ध के ये PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन मत हो रहा। घर की, सॉरी इसको मिटाते हैं, बुद्ध के घर की राख। अब बुद्ध के घर की राख क्यों कहा जाता है? अब मान लो आप घर में रहते हो तो खाना पीना बनाते हो ना, तो वहाँ पे राख होता है। इसका ये प्रमाण है कि आप उस घर में रहते हो। तो बुद्ध उन्हीं सांची स्तूप में रहते थे, ऐसा माना जाता है। और इसको बनाने वाले अशोक थे, महान सम्राट अशोक, जिन्होंने 3री शताब्दी में लगभग इसको बनाया था। और जो भी जातक कथाएं हैं ये सब वहीं से रिलेटेड है, वहीं से आती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, 6 सवाल आपके सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको अब तक इस तरह के सवाल पहले नहीं मिले होंगे और अभी मिल रहे हैं। जिनको मिल चुके हैं वो बहुत बढ़िया, जिन नहीं मिल रहे वो सीखिए और इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल याद हो चुके होंगे आपको। सबसे फेवरेट सवाल बच्चों का रहता है सिंधु घाटी सभ्यता से, कि सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कौन सा स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? अंग्रेजी में कहते हैं माउंट ऑफ डेड। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दे दिया। सही जवाब बताइए। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो इसका सही जवाब है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन में से एक है। कौन सी? मोहनजोदड़ो, ठीक है, जो लगभग 3300 BC से कितना, लगभग 3300 BC एंड 1300 BC के बीच की कहानी है। कितने के बीच की? इन्हीं के बीच की कहानी है। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो थी एक्चुअल 1920 में स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है, पर पूर्ण रूप से इसको खोदा नहीं जा चुका है। अगर मैं बताऊं तो सिर्फ कुछ स्मॉल पार्ट है, एक छोटा सा भाग इसका अभी तक खोदा सका। ये इतना बड़ा शहर था कि 1920 से इसकी खुदाई चल रही है, लेकिन अभी तक एक छोटा सा पार्ट ही सिर्फ इसका खोदा जा चुका है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता में के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मृतकों का टीला है, जिसे कहेंगे मोहनजोदड़ो। वैसे मृतकों का टीला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था और जब यहाँ पे लोग मरे थे तो सबसे ज़्यादा लोग यहीं डेड किए थे, इसलिए हम मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगला सवाल आता है कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा का उद्देश्य क्या था, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी? तो पहला सवाल का आंसर तो आपको यही मिल जाता है कि हिंदुस्तानी प्रचार सभा का स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अब इसके करने का मतलब क्या था? देखिए, पहला ऑप्शन है अछूतों का उत्थान करना, बीच की एक कड़ी भाषा के रूप में हिंदुस्तानी को बढ़ावा देना, हिंदू और उर्दू। हाँ, ये सही है। इसके ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, बस ये बता रहा हूँ कि लोगों के बीच में हिंदू और उर्दू को लेकर मतभेद ना हो, इसलिए गांधी जी ने एक भाषा दी थी जिसका नाम था हिंदुस्तानी। तो उन्होंने हिंदुस्तानी को एक भाषा का ना दर्जा दिया जो हिंदू और उर्दू को क्या करता था? जोड़ता था, लिंक करता था, ठीक है। इसके ऑप्शन को सेट करने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई होगी, तो कोई बात नहीं है, आप समझ गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। याद रखिएगा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा का उद्देश्य महात्मा गांधी द्वारा सिर्फ यही था कि जो हिंदी और उर्दू के बीच में जो दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ना हो, और उसको हिंदुस्तानी के टैग के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल है 9वां। 1922 के पाल द्वादश नरसंहार में मारे गए लोग क्या कर रहे थे?
सिंपल सा इसका आंसर है। इसमें अगर डिटेल में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, पर मैं फिर भी थोड़ी बहुत आपको जानकारी ज़रूर दूंगा। तो याद रखिएगा इसका सीधा सीधा आंसर ये रेवेन्यू, कर से रिलेटेड था, ठीक है। जिसको लगान, आपने पिक्चर देखी आमिर खान वाली लगान, नहीं वो ये नहीं है, मैं बस लगान बताना चाह रहा हूँ। लगान बोले तो रेवेन्यू, टैक्स, कर, ठीक है। ये अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जो भू राजस्व में जमीन पे जो कर लगाए थे वो पाल दादो संहार हुआ था। अब नरसंहार उसमें क्यों हुआ था ऐसा, ये समझ लीजिए। ये बता देता हूँ आपको पाल दादो नरसंहार हुआ क्यों था। वो हुआ इसलिए था क्योंकि जो पाल दादो मतलब जो नरसंहार है, जो पाल गांव के लोग और भी बहुत सारे क्षेत्र गांव के लोग थे, 2-3 गांव था, इसके कुछ लोग थे। ये लोग ये लोग कर का विरोध कर रहे थे, और कर का विरोध करते करते ये लोग एक नदी के किनारे पहुँच गए थे। एक नदी थी, उसके किनारे यहाँ पे बहुत सारे लोग पहुँच गए थे, और इसको लीड कर रहे थे। उनका नाम मैं बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड। उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। जो इसको लीड कर रहे थे उनका नाम था मोतीलाल तेजावत। अच्छा, आपको एक यहाँ और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये घटना जो थी वो गुजरात की घटना थी। अच्छा, तब गुजरात का नाम क्या था पता है आपको? नहीं पता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, तीर लगा के लिख लो। गुजरात का नाम तब इडार था। क्या था? इडार। याद रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इडार, इडार को याद रखिएगा, इडार बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात का तब नाम था इडार। तो मोतीलाल तेजावत इसका नेतृत्व कर रहे थे उस टाइम पे। अच्छा, और ये जो मूवमेंट चला रहे थे उस मूवमेंट का नाम था एक ही मूवमेंट, ठीक है। उस मूवमेंट का नाम था एक ही आंदोलन, याद रखिएगा, एक ही आंदोलन, एक ही मूवमेंट। हाँ, तो क्या हुआ था कि ये सब लोग, एक जो विलेज था इसका नाम था कोलियारी विलेज, हाँ, ये वहीं पे ये सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो क्या हुआ कि इन्हीं जगहों के, ये जो जगह थी इनका नाम है पाल, चैतन्य लिख देता हूँ गांव के नाम। गांव के नाम थे पाल, और एक गांव था इसका नाम था चित्तैरिया, ये गांव थे, और वो गांव था दाधो। हाँ, इन्हीं गांव के लोग थे जो आपस में इसका आंदोलन कर रहे थे। उसी टाइम पे क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ थे वो शिकार पे निकले हुए थे, ऐसे ही गश्त लगा रहे थे। तो उनको पता चला कि ये लोग सरकार के विरोध में विरोध कर रहे नदी के किनारे। वो लोग आए और चारों तरफ से इनको घेरा और गोलीबारी इन पर शुरू कर दी। ऐसा कहा जाता है कि इसमें लगभग 1200 से 1500 लोग ऑन स्पॉट मर गए थे, 1200 से 1500। जबकि अंग्रेज़ों ने सिर्फ इसको बताया कि 22 पीपल ही मरे थे। अंग्रेज़ों ने बताया कि 22 लोग मरे थे, अंग्रेज़ बताएं कि 22। बाकी ऐसे भीलों का वहाँ के कहना था, जो लोकल्स थे, जो भील थे, वो कह रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं, 1200 से 1500 लोग इसमें मर चुके थे। तो इसीलिए कहा जाता है पाल दादो नरसंहार। अब 22 लोग मरे होते तो नरसंहार थोड़ी होता है वो, लेकिन 1500 लोग तो 1500 लोग होते हैं भाई, गोली से मार देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो याद रखिएगा, जो ब्रिटिशों ने भू राजस्व कर लगाया था उसके विरुद्ध में ये लोग विरोध कर रहे थे, और इसी के विरुद्ध का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मोतीलाल तेजावत, और वो चला रहे थे एक ही मूवमेंट। और पाल, चितैरे और दादो विलेज के किनारे, एक नदी के किनारे इनको मारा जाता है। और वो स्टेट है कौन सा? गुजरात, जिसका पुराना नाम था इडार, ठीक है। तो चलिए, 9वां सवाल हो गया। अब आखिरी सवाल है 10वां, जिसको कहते हैं मगड़ा नरसंहार। अब सुनिए इसके बारे में ध्यान से, जो जनजातियों से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि मगड़ा नरसंहार निम्न से किस जनजातियों से संबंधित है। तो चलिए इसका फटाफट जवाब दीजिए, नहीं आता है तो मैं तो दूंगा ही। तो देखिए, इसका इसका आंसर है वो है भील जनजाति, ठीक है, भील। अब ये नरसंहार की कहानी सुनिए। देखिए, भील जनजाति में जितने भी लोग थे वो उस टाइम पे राजस्थान में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, मतलब जो भी जो राजाओं के द्वारा चलाए जा रहे थे, इस पर अंग्रेज़ों का बराबर हक भी था, और राजाओं को दिया गया था भीख में, तो उसी को प्रिंसली स्टेट कहते हैं सीधे तौर पे। तो वहाँ के जो भी भील जनजाति थी उनको बंधुआ मजदूर बना लिया गया था। कौन सा? बंधुआ मजदूर। और ये वो बनना नहीं चाहते थे, उन्हें चाहिए थी भाई कि हमें ऐसे ना तरपाओ, हमें हमारी ज़मीन दे दो, हमें ठीक से काम करने दो, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ ये था कि 1899 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा महामारी छाया था, ठीक है, महामारी, जिसमें लगभग 6 लाख लोग मर चुके थे। कितने? 6 लाख लोग मर गए थे इस महामारी में। तो इसी को एक ये महामारी की वजह से बहुत सारी भूखमरी हो गई थी, बहुत सारा ज़मीन जत्था चला ही गया था, बहुत सारी चीज़ें हो ही गई थी, ठीक है। तो इसी मतलब पूरी की पूरी आंदोलन को एक आदमी लेके चल रहे थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद गिरी। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कभी कभी आ जाता है। गुरु गोविंद गिरी इनका पूरा नाम था, और इन्हें कभी कभी गोविंद गुरु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कभी कभी कैसे जानते ही हैं, गोविंद गुरु के नाम से। तो ये एक पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे कि ये वही कहानी थी कि बंधुआ मजदूरी से आज़ादी चाहिए। ये लोग जो लोग मर चुके हैं पहले से ही,
वो कहाँ से अपना आपकी पूर्ति कर पाएंगे, आपके राज्यों की वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो भील थे इनको अंग्रेज़ों की तरफ से कहा गया कि आप मगड़ा जगह को, एक मगड़ा एक जगह है उसको आप छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया, कहा कि नहीं नहीं, हम अपना जगह छोड़ के नहीं जाएंगे, आप अपने रूल्स को वापस ले लीजिए। पर इस पे ब्रिटिशर्स ने उन्हें समय दिया, कहा कि अगर आप 17 नवंबर तक, 17 नवंबर का समय नहीं दिया था उन्होंने, उनको नंबर दिया 15 नवंबर का, कहा कि 15 नवंबर का समय मिला था और ये समय था 1913 के पास का। 15 नवंबर तक का समय दिया गया था। तो 15 नवंबर तक जब वो लोग एकदम ढीठ बन के अड़े रहे, जब नहीं माने, तो 17 नवंबर 1913 को फिर उन पे भी उसी तरह से अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, उन्हें मार दिया गया। और यहाँ भी 1500 से ज़्यादा लोग मर गए, 1500 से ज़्यादा लोग यहाँ भी मर गए, बच्चे बूढ़े जवान औरतें सबको गोली मार दिया गया, किसी को नहीं छोड़ा गया। और ये जो मानगढ़ हिल है जिसके मंगड़ा कहते हैं, ये जो है वो गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे ही है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे एकदम, और यहाँ पर सबको मार दिया गया था, किसी को भी नहीं छोड़ा गया था, ठीक है। हाँ, इसे और एक और नाम से जाना जाता है, आदिवासी जलियांवाला। आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड तो सुना ही होगा, जो 1857 में, सॉरी, जलियांवाला बाग जो अभी आगे पता चलेगा, तो जलियांवाला बाग कहा जाता है इसे, ठीक है, आदिवासी जलियांवाला। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी के साथ आपका 10 का 10 क्वेश्चन ख़त्म होता है। आप बताइएगा कि क्या ये 10 के 10 क्वेश्चन के लेवल कैसे थे, कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ भाई अपने NCERT बाबू को सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया भर के चैनल्स निकल रहे और अच्छा लोग पढ़ा रहे हैं, प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी बनाइए। और आप पार्ट 2 के लिए बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। तब तक के लिए चलिए पढ़िए और जय हिंद।